अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाइस्ता यास्मीन है और सिलसिला है लोगों से बातचीत का। ये मुख्तलिफ लोग हमने आपसे उनकी उनके जो काम हैं, उनकी जो इतनी ज़्यादा मेहनत है उसको देखते हुए हमने आपके लिए उनके इंटरव्यूज़ लेकर आए हैं। इनका ताल्लुक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबाहाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। इनमें बहुत से लोग बलूचिस्तान से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हैं, इस्लामाबाद से हैं, पाकिस्तान के बाकी इलाकों से भी लोगों को हमने शामिल किया है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पाकिस्तान में बसने वाले ये तमाम लोग पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान में बसने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। चाहे हम चाइल्ड राइट्स की बात करें, चाहे हम जेंडर इश्यूज की बात करें, चाहे हम फ्लड्स में कितना ही लोगों ने काम किया है, उस हवाले से हम लोगों की मेहनत को सामने लेकर आए। तो ये मुख्तलिफ शोबाहाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जिन्होंने अपने आप को एक तरह मनवाया है। लेकिन जो हम बात करते हैं अक्सर कि पाकिस्तान के अंदर जो जो मीडिया है या जो जो चीज़ों को सामने लेकर आने का एक एक एंगल है, जो एक ज़ाविया है, वो बहुत मुख्तलिफ है। और जब और वो मुख्तलिफ इस तरह से है कि पाकिस्तान के अंदर प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें ज़्यादा फ़ोकस पाकिस्तान की सियासत को दिया जाता है। इसलिए जब इस तरह की केस स्टडीज होती हैं जो कि बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत एनकरेजिंग है, बहुत ये वो लोग हैं जो स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज कर रहे हैं। मेरे नज़दीक ये चाहे वो मीडिया में काम करने वाले लोग हों, चाहे वो एनजीओज़ में काम करने वाले लोग हों, चाहे किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हों, इनका जो एक काम है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो इसलिए इस इन इंटरव्यूज़ के ज़रिए हम इनके जो काम है वो आप लोगों के सामने रख रहे हैं। आज भी मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है हमारे बहुत यंग टैलेंटेड और बहुत मेहनत करने वाले इंसान मंसूर हुसैन। ये हमें ज्वाइन करें जाफराबाद बलूचिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम मंसूर, आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम मैम, बिल्कुल आवाज आ रही है लेकिन बहुत कम, लेकिन फिर भी आवाज आ रही है। बस इस कम पे गुजारा करना है हमने, ठीक है। जी मैम। अच्छा, क्या हालात हैं, कैसा चल रहा है? गर्मी की शिद्दत है, पर गर्मी की शिद्दत आप लोगों के हौसलों को जो है वो किसी तरह भी इम्पैक्ट नहीं कर सकती, ये मुझे पता है। मैम 55 पे चले जाते हैं। आप अल्लाह। समझे कि जहाँ बॉयल 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अच्छा, मुझे आज भी 40 से। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, बट 2 दिन पहले मेरी तुर्बत में शहनाज से बात हुई, हमारी बहुत ही करीबी दोस्त हैं। उन्होंने बताया 49 था 2 दिन पहले उधर तुर्बत में। तो मैंने कहा या अल्लाह, इस्लामाबाद में हमसे 35 नहीं बर्दाश्त हो रहा, बलूचिस्तान के इन इलाकों में अल्लाह रहम फरमाए। तो क्या कर रहे हैं, किस तरह मैनेज कर रहे हैं सारी चीजें, इस पे तो हम आपसे सवाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे देखने वालों को अपना तारुफ कराएं। आप कौन हैं, किस शोबे से वाबस्ता हैं, क्या करते हैं और बलूचिस्तान के कौन से इलाके से ताल्लुक? हाँ जी, थैंक यू मैम। मैम मेरा नाम मंसूर हुसैन है। मेरा ताल्लुक उस्ताद मोहम्मद से है। हाल ही में कुछ अरसा ही हुआ है, ये डिस्ट्रिक्ट बन के गया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पहले हम जाफराबाद में आते थे, अभी हम डिस्ट्रिक्ट उस्ताद मोहम्मद में आ गए हैं। और मेरा नाम मंसूर हुसैन है। और 2013 के आखिर में जब मैं यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ, तब शुरुआत जब हुई वहीं से सोशल सेक्टर में इन हुए, वजूहत बनी। क्योंकि वैसे मेरी जो बैकग्राउंड है एजुकेशन की, वो दो वे से है। एक तो मैंने एग्रीकल्चर से मैंने तालीम अपनी पूरी की हुई है, टंडोजाम यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने बलूचिस्तान से भी जो है वो सोशियोलॉजी में जो है अपनी बीए की डिग्री कंप्लीट की हुई है, वहां से ऑनर्स किया हुआ है। लेकिन शुरुआत अपने एग्रीकल्चर की दुनिया से की। लेकिन जब वहाँ फील्ड में देखा, जी मैम, फील्ड में जब देखा कि लोगों के साथ बहुत ज्यादा जो है वो नाइंसाफियां हो रही थी। जो हमारे फार्मर्स हैं, खास करके जो हमारी वुमेन्स हैं। फिर चाइल्ड लेबर का यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट है। आप चाहे वो आरटीआर की बात करें, जितने भी लॉज हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से, लॉ के हवाले से, वो सिर्फ पन्नों में ही है। ये बलूचिस्तान है, लेकिन फिर भी हम फॉलो करते हैं। लेकिन वो एक इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत कम है। तो वहां पर जब कम्युनिटी का देखा रुझान,
उनके साथ नाइंसाफियां, उनको लेक ऑफ अवेयरनेस, हाइजीन से जो होती हैं मैम, जो बेसिक चीजें होती हैं, उनकी तक अवेयरनेस नहीं है उनको कि आया के टॉयलेट यूज करने के बाद बच्चों, खवातीन को ये भी पता नहीं है कि अपने नौमौलूद बच्चों को मिल्किंग कैसे करवानी है। और आप जिस तरह से शुरू में बात हुई कि हमारे पास टेम्परेचर इतना हाई होता है कि बिलीव भी नहीं कर सकते आप। तो फिर इस वजह से उस सेक्टर को छोड़ के सोशल सेक्टर में इन हुए कि लोगों की मदद करनी है, फिर यहीं से देखा। तो ये सिलसिला 2014 से शुरू हुआ, अब अभी तक जारी है। और जारी और साथ रहेगा जितना मैं आपको जानती हूँ। बलूचिस्तान के जो चैलेंजेस हैं या जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बाकी इलाकों से किस तरह से मुख्तलिफ हैं? देखिए मैम, मैं तो यहाँ से सिर्फ एक ही बात को जो है जोड़ते हुए आगे ले जाऊंगा कि जो तरबियत होती है आसान अल्फाजों में, जो मालूमात होती है, मालूमात तक रसाई की बात होती है, वो हमारे पास बिल्कुल नहीं है। वो आप जिस तरह से ले लें, शुरू से एक घर की माँ की गोद से लेकर स्कूल, कॉलेजेस, आपको पॉलिटिकली कह सकते हैं, जहाँ से भी जो एक लेक ऑफ अवेयरनेस है, तो बिल्कुल उसी वजह से ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो रही हैं। लेकिन हम थैंकफुल हैं, आप जैसी इदारे जो कि सोशल मीडिया के जरिए जो अभी अवेयरनेस आ रही है, और 2010 के फ्लड के बाद जो एक तब्दीली आई हमारे इस एरिया में, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे वो इन हुए, उन्होंने इन चीजों पे काम करना शुरू किया, तो कुछ बेहतरी है। लेकिन बनिस्बत जैसे आपने ये पूछा कि दूसरे इलाकों के, पाकिस्तान की दूसरी जगहों से, यहाँ पर ये जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएशंस हैं। जी मैम। आप सोशल सेक्टर से वाबस्ता हैं, आपको इतना अरसा हो गया काम करते हुए। जब हम इन सेक्टर्स की में काम करते हैं तो हमें किन चीजों का पता होना ज्यादा हेल्पफुल है ताकि हम इन चैलेंजेस को जो है वो फेस करने में अपना किरदार सही तौर पे अदा कर सके? मतलब काम करने की लगन है, मेहनत है, लेकिन और वो कौन सी चीजें हैं जो एक सोशल वर्कर में होनी चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से इन मसाइल को हल कर सके? जी मैम, मैं इस बात को कोट करते हुए आगे चलूंगा, जैसे कि मैं मेल हूँ, ठीक है मैम। फिर हमारे पास जो ये बलूचिस्तान का कल्चर है, हमारा बलोची रवाजात होती है, जो यहाँ की सोशल सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो बनिस्बत पंजाब चले जाएं, सिंध चले जाएं, तो यहाँ पर कल्चरल बैरियर्स को मद्देनजर रखा जाता है। खवातीन के साथ बात करना, उनके साथ घुल मिल के उन तक ये मालूमात तक की, किसी भी मालूमात की रसाई तक देना, ये सोशल एक्टिविस्ट के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। देन फिर जो केसेस हाईलाइट होते हैं, चाहे वो चाइल्ड प्रोटेक्शन के हों, वुमेन्स राइट्स के ऊपर हों, ह्यूमन राइट्स के ऊपर हों, प्रॉब्लम्स हों, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हो भी, उनके उनको सामने ले आना, लोगों की बात, लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना कि वो खुल के बात करें, तो ये बहुत सारे चैलेंजेस एक जो है एक सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं, जिनके जो मिथ्स हैं उनको तोड़ने के लिए हमें बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ रही है, कर रहे हैं। मुझसे भी बेहतर यहाँ उस्ताद मोहम्मद के एरियाज में फीमेल्स अब निकल चुकी हैं, वो भी जिद्दोजहद कर रही हैं, एक्टिविस्ट के तौर पे मदद कर रही हैं लोगों की, खवातीन की, बच्चों की। हमारे पास जो ट्रांसजेंडर्स हैं, उनको तो बिल्कुल नेग्लेक्ट किया जाता है यहाँ पर, बिल्कुल। मैं इनके ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा, क्योंकि लोगों की माइग्रेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि अब फ्लड सिंध में आ जाते हैं तो वो माइग्रेट करके हमारे पास आ जाते हैं, फिर यहाँ से अगर फ्लड आ जाते हैं तो वो माइग्रेट कर चले जाते हैं। कुछ जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो बलूचिस्तान की तरफ भी माइग्रेट करके आ जाते हैं। तो ये एक माइग्रेशन की वजह से भी जो है ना वो चीजें जो है प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन ठीक है। जी मैम। मंसूर, एज अ कम्युनिटी डेवलपमेंट सोशलाइजेशन आप करते हैं, आप मोबिलाइजर हैं, आपने कम्युनिटी में बहुत ज्यादा काम किया, आपने रिसेंटली जो फ्लड्स में काम किया है, अगर आप उस हवाले से थोड़े से अगर चीजें बता सकें, क्या क्या आपने किया, किस तरह से लोगों तक पहुंचे, उनकी हेल्प की, उस हेल्प में ऐसे इनिशियली क्या चीजें शामिल थी, क्योंकि जब पानी था आपके इर्द गिर्द तो बहुत सी चीजें शायद
वो जिसे कहते हैं ना, उस वक़्त सिर्फ़ जान बचाने का एक एक अमल होता है जो जो आपको करना होता है। तो ऐसी कौन-सी चैलेंजेज़ आपने जो अभी 2022 के फ्लड्स में थे, उसमें एक्सपीरियंस किए? ख़ास करके जब हम ख़वातीन की बात करते हैं, इंसानी जानों की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं। तो आपके क्या चैलेंजेज़ थे? मैम चैलेंजेस जब 2000 ये जब फ्लड शुरू हुआ तो ऐसा होता है कि जब फ्लड आता है तो वो जमीनी पानी भी होता है। 2010 का पानी आया, उसकी एक वे थी, जहां से आया उसने हर चीज तबाह करते हुए निकल गया। लेकिन इस दफा जो फ्लड आया उसकी नौयत थोड़ी अलग थी मैम, क्योंकि बारिश हो रही थी, ऊपर से भी पानी था, नीचे से भी पानी था। यहाँ पर हमारे पास एक बलूचिस्तान में जो है लोगों के, क्योंकि यहाँ पर फार्मर्स बहुत ज्यादा हैं, बनिस्बत जो लैंडलॉर्ड के, वो फार्मर्स की तादाद जो है, लैंड की हमारी जो है वो इक्वलिटी की बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हमारे पास लैंड है। और एग्रीकल्चर के हवाले से फिर यहाँ पर लोगों के जो है मकाना जो है वो कच्चे बने हुए हैं, कच्चे मकाना थे जो मड हाउस होते हैं। तो बारिश होने की वजह से एक तो उनकी जो ऊपर की छत है वो गिरना शुरू हुई। फिर नीचे से फ्लड, पानी जो है वो आना शुरू हुआ। अच्छा मैम, चैलेंजेस ये यहाँ तक आना शुरू हुए कि जब पानी पहाड़ों से अफगानिस्तान की तरफ से हमारे पास इंटर हुआ, फिर बोलान का पानी, फिर सिब्बी की तरफ से जो पानी आया, खास करके इस हमारे जाफराबाद के इस ऊपर वाले हिस्से से, नसीराबाद से, तो लोग बीच में फंस गए। आप बिलीव करिएगा कि लोग, खवातीन तो दूर की बात है, जो छोटे नौमौलूद बच्चे थे, दूध पीते बच्चे थे, उन तक खाने की रसाई नहीं हो पा रही थी। मैम, लैक ऑफ चीजों, मैंने शुरू में कहा कि एक हमारे पास अवेयरनेस की ना होने की वजह से, कि यहाँ पर लोगों को पता ही नहीं कि अगर कुदरती हादसात हो जाते हैं तो उनमें कैसे रिस्पॉन्स किया जाए, खुद को कैसे महफूज किया जा सके, अपने इर्द गिर्द के लोगों को कैसे महफूज किया जाए, खुद को पहले कैसे महफूज किया जाए, फिर लोगों की मदद कैसे की जाए। लोगों के पास बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी। लोगों के पास कोई ऐसी चीजें मौजूद नहीं थी कि वो जहां बीच में पानी में फंस गए थे, वो आप बिलीव करिएगा, कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो मुझे खुद मौसूल हुई। लोगों ने कुरान मजीद उठाया हुआ था, एज अ मुस्लिम कल्चर के तौर पे, हमारा एक रिलीजन है, तो इसको, हमारी ये मुकद्दस किताब है बहुत ज्यादा। तो लोग वो कह रहे थे कि हमें यहाँ से खुदारा निकालें, हमें, हम तक रसाई नहीं हो पा रही है। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, एक सोशल मीडिया का बहुत पॉजिटिव रोल को पेश करते हुए उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि थोड़े बहुत नेटवर्क वर्किंग में थे, लोग सोशल मीडिया के जरूर अपने पैगाम पहुंचा रहे थे कि हम फंसे हुए हैं। इस तरह से एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बता दूं। एक हमारा यूसी है, हमारी यूसी है आसफाबाद, ये आती है अब उस्ता मोहम्मद में, ये डिस्ट्रिक्ट उस्ता मोहम्मद में आते हैं। ये झलमक्सी का बॉर्डर है, फिर डिस्ट्रिक्ट झलमक्सी शुरू होता है, फिर वहां से सैफाबाद शुरू होते है, आसफाबाद एंड सैफाबाद। ये वो बीच वाला एक ऐसा एरिया था जहां पर एक फैमिली फंसी हुई थी, जिनके साथ अब उस वक्त से अभी तक 1 साल तक कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मदद कर सके। फिर वो इमरजेंसी शेल्टर है, रिहेबिलिटेशन, सारी इन चीजों में। तो आप बिलीव करिएगा कि उसने कहा कि मैंने अपना जो लैंडलॉर्ड है, मैंने उसके साथ अप्रोच करने की कोशिश की कि मेरे बच्चे, जो मैडम हमारे पास ये होता है कि एक पेटी होती है जो एक टीन की बनी होती है, जिसमें हम लोग कपड़े वगैरह जो है, वो संदूक टाइप होती है लोहे की। तो उसने कहा कि नीचे पानी था, छतें गिर चुकी थी, हम लोगों ने बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों को उनके ऊपर बिठाया हुआ था, और तब हम लोगों ने अपने लैंडलॉर्ड तक रसाई की कि हमें किसी तरह से कोई माहीगीर सिंध से मंगवाए जाए, या पाकिस्तान की आर्मी या कोई भी हमें छोटी सी बोट दे दे, ताकि हम वहां से आसफाबाद से निकल के खीतर कैनाल के ऊपर जो है उसका जो बॉर्डर है पक्का बना हुआ है, जहां से पानी, हमें वहां तक पहुंचाया जाए। लेकिन आप बिलीव करें कि उसने कहा कि वो तब तक हमारे बच्चे, जो आलू होते हैं मैम, जो पोटैटो आलू है, उनको हम लोग कह रहे थे कि काट के कच्चा बच्चों को खिला रहे थे, जानवर सारे मर गए। ये ऐसी स्टोरी है कि उसने कहा कि हमारे सारे जानवर पानी में चले गए। और उसने कहा कि मैंने 2 लाशें, दो, एक खवातीन की, एक मर्द की मैंने लाश निकाली, एक खवातीन को निकाला जिसके सीने के ऊपर एक बच्चा बंधा हुआ था, बच्चा लपेट के बंधा हुआ था, मैंने उसको पानी में जाके निकाल के लेके, लेकिन वो बच्चा भी
एक्सपायर था, फोत हुआ चुका था। उसने कहा कि एक और स्टोरी उसने बताते हुए कहा कि मुझे एक बंदा आया, उसकी टांगों के नीचे से सारा गोश्त नहीं था, वो मरा हुआ था, गुजर रहा था, बिल्कुल उसकी टांगों पर गोश्त नहीं था। तो मैंने उससे एक सवाल किया, मैंने कहा ऐसे कैसे मुमकिन है, क्या जानवर थे कि जब वो फ्लड में उसने कहा नहीं, ये पहाड़ी इलाके के लोग थे, ये चरावा होते हैं जो मैम, जो ना बदोश होते हैं, हाँ, वो बारिश होने की वजह से उन्हें पता नहीं चला था। देखिए मैम, अच्छा। मैं यहाँ एक बात की मैं बात करता चलूं कि देखें कि हर किसी को एक किरदार अदा करना चाहिए, अदा किया भी जाता है एज अ सोशल एक्टिविस्ट। मैं यहाँ इस पैगाम आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू पैगाम पहुंचाऊंगा, खास करके वो एरियाज जहाँ पर हमारे लेक ऑफ अवेयरनेस होती है, लेक ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन बैरियर्स जो होते हैं, वहां हम्म पर अगर आप बेहतर कम्युनिकेशन का पता चल जाता है कि जिस तरह से अपडेट। ये है मंसूर, कि पाकिस्तान में ना हम लोग अपने इस तरह की, चाहे वो कुदरती आफात हो, चाहे वो किसी भी आसानियां, कोविड आपको पता है हमने कितनी दलेरी से कोविड का हमने सामना किया। इससे इससे पहले हमने इस तरह की बीमारी नहीं देखी, लेकिन हमने इस वायरस पे काबू किया एहतियात से, मिलकर, अवेयरनेस से। और मेरा ख्याल है कि यही अवेयरनेस जो थी वो हमें इन तमाम जो ये इतनी बड़ी बीमारी थी उस पर हम बहुत हद तक काबू पा चुके हैं। और अब आपने देखा होगा कि बहुत कम लोग जो है वो कोविड से अफेक्ट होते हैं। सिमिलरली, अगर आपका जो एक पॉइंट है ना, इतनी बड़ी तबाही थी ना ये सैलाब की, कि आपके पाकिस्तानी हुकूमत के पास इतने वसाइल ही नहीं थे कि, मतलब आपको याद होगा कि कश्तियां थी, चप्पू नहीं थे। और वो चप्पू पहुंचाने के लिए कितनी हमने वो तगोदो की कि किसी तरह गुलरेज भाई और वो जो उनका नेटवर्क था उनके थ्रू ये सारी चीजें पहुंच पाती। तो आई नो कि कहीं ना कहीं ये कमियां मौजूद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपनी 2005 का चाहे वो जलजला और 2010 में भी हमने इस तरह की कैलेमिटी एक्सपीरियंस की थी, फिर हमने ये चीजें देखी है, लेकिन इतनी डेवस्टेटिंग क्वांटिटी पे नहीं देख पाए। तो शायद उतना मार्जिन हम हुकूमत को, इतना मार्जिन हम एनडीएमए को, जिसको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो कि इन तमाम चीजों को देखती है कि भाई हम इस तरह की तकालीफ से, आफात से किस तरह बच सकते हैं। तो आई नो अवेयरनेस बहुत ज्यादा काम करती है, बट इतने बड़े साने को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग, बहुत ज्यादा वसाइल, बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना कि आपके पास फौरन से आपके पास वार्निंग साइंस को देखने की जरूरत होती है। अभी हम उस लेवल पर नहीं पहुंचे अनफॉर्चुनेटली। मतलब मैं किसी भी कंट्री से एक्सपीरियंस कंपेयर नहीं करती, बट मैं ये जरूर कहती हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरह, चूंकि हम क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाले लोग हैं, और हुकूमत को ये देखना चाहिए कि जिस हिसाब से हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो खुदा ना खास्ता इस तरह की चीजें हम फ्यूचर में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो हुकूमत के पास अब कोई भी दूसरी वो नहीं है, इनके पास कोई जवाब नहीं है कि भाई ये कह सके कि जी हमें मालूम नहीं था इसलिए हम लोगों की हेल्प तक नहीं पहुंचे। खैर, ये तो मैं एक बात आपसे कर रही थी कि ये कितनी ज्यादा जरूरी है जी कि मैम। लोग प्रिपेयर रहें। मंसूर, आपने कहा कि खवातीन, क्योंकि आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ कल्चरल सेंसिटिविटीज भी हैं, हम औरतों से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, हमारा ज्यादा कल्चर यही है। हम अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें या बलूचिस्तान की बात करें, वहां हमें खवातीन फील्ड में चाहिए ताकि वो इन खवातीन तक पहुंच पाए। और फिर वो जो अभी एक पॉइंट आपने हाईलाइट भी किया कि खवातीन को ब्रेस्ट फीडिंग तक का अंदाजा नहीं है कि वो अपने बच्चों को दूध कैसे पिलाएं। जी मैम। सिमिलरली, आपका बहुत ज्यादा मैं काम देख रही थी जिसमें आपने यूनिसेफ के साथ भी काम किया हुआ है, जिसमें आपने सेफ के साथ भी काम किया हुआ है, आपने हाइजीन के ऊपर काम किया हुआ है। तो ये तमाम चीजें खवातीन तक कैसे पहुंचाते हैं और खवातीन को किस तरह से एक्टिवेट करते हैं, खास करके जब हम सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद की बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, ये कंसिडरेशन कैसे अपने सामने रखते हैं ताकि उन खवातीन का भी फायदा हो पाए। जी मैम, मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा। फिर जहां पर हम लोगों ने जब ये कम्युनिटी में सेशन करवाना शुरू किए, खास करके क्योंकि हम लोग ऐसा ऐसा जब तौलीदी सेहत पर हम काम कर रहे थे, तब वो भी हमें महसूस हुआ कि इस पॉइंट को भी लेते चलते कि हमारे पास जो हमारी बच्चियां हैं,
हमारी खवातीन है वो पढ़ी लिखी नहीं है, एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन है। और मैम ये फिर हम लोगों ने एक पैटर्न यूज किया। मेरे साथ मैडम रुखसाना होती हैं जो कि 2002 से जो है मुख्तलिफ इदारों के साथ काम कर रही हैं। तो उसने एक पैटर्न निकाला, उसने कहा कि इसका हल इस तरह से है कि हम लोग जो कम्युनिटी के फोकल पर्संस हैं, देखिए मैम हर कम्युनिटी में कुछ खवातीन ऐसी, कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो एक्टिविस्ट ऑलरेडी होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है, वो सोशल वर्क कर रहे होते हैं। जिस तरह से खानदान में एक ऐसी खवातीन होती है जो हर खवातीन की डिलीवरी में हमेशा मदद दे रही होती है। मैम इंटरनेट चल रहा है? मेरी तरफ चल रहा है और आपकी आवाज आ रही है। आप रुखसाना का जिक्र कर रहे थे। मंसूर के साथ हम दोबारा से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वी अंडरस्टैंड के ये मसले आते हैं। इस्लामाबाद में रहते हुए, कराची में रहते हुए हमारे बहुत से कॉलीग्स हमें बताते रहते हैं कि इंटरनेट नहीं चल रहा। तो फिर जाफराबाद बलूचिस्तान का वो हिस्सा है और जहाँ पे इस किस्म के मसाइल होना जो है वो स्ट्रक्चरल इश्यूज में आता है। इसको किस तरह से देखा जा सकता है ये तो हुकूमती इदारे ही बता सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश इन इन इंटरव्यूज के जरिए ये है कि हम ये जो इतना ज्यादा मेहनत का काम कर रहे हैं, इनकी कोशिश है कि उनके अपने इलाकों के अंदर बेहतरी आ सके इनकी मेहनत की वजह से, क्योंकि ये यंग बच्चे हैं, ये टैलेंटेड हैं, ये इनको काम करने के जितने भी मौके मिलते हैं ये इसको फुली अचीव करते हैं। इनका कोशिश होती है कि इनके इलाके के जो मसाइल हैं वो हल हों और खवातीन की जिंदगी में, न सिर्फ खवातीन की जिंदगी में बल्कि तमाम जो कम्युनिटी में बेस करते लोग हैं उनकी जिंदगी में फर्क जरूर नजर आए। मंसूर हमारे साथ हैं। मंसूर कोशिश कर रहे हैं। मंसूर लास्टली, आई नो मुझे नहीं समझ आ रही, मैं अब अगले दो आखिरी सवाल ही आपसे कर सकती हूँ, लेकिन मुझे मुझे अंदाजा है और देखने वालों को भी अंदाजा है कि जाफराबाद में इस वक्त गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा है और जिसके बायस इक्विपमेंट काम कर रहे हैं। लेकिन मंसूर, आपके इलाके के जेंडर के स्पेसिफिक कोई इश्यूज जो आप शेयर करना चाहें, जिसके ऊपर हुकूमती नजर होनी चाहिए, उस तरह की कोई चीजें आप अगर हमसे बयान कर सकें, बता सकें? जी मैम बिल्कुल, ऐसे ही तो हमारे पास चैलेंजेस का भरमार है, लेकिन जिनमें से चंद अहम चीजें हैं वो हैं खवातीन के, खास करके जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अब लोगों उन्होंने और गवर्नमेंट है, हमारा जो सेहत का इदारा है गवर्नमेंट ऑपरेशन का, उसने भी इनिशिएटिव लिए हुए हैं। जो हमारी बच्चियां प्रेग्नेंट होती हैं, क्यों, एक तो हमारे पास हम लोगों ने अर्ली एज ऑफ मैरिज के ऊपर शिरकतगाह के साथ काम किया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पर बड़ी रिसर्च हैं और यहाँ हमारे पास अर्ली एज ऑफ मैरिज का रुझान मौजूद है। हमारी बच्चियों की छोटी उम्र में शादियां हो जाती है मैम, फिर उनकी प्रेग्नेटिविटी जब हो जाती है उनको ये पता ही नहीं होता है कि किस तरह से कितनी मर्तबा एक बेहतर तरीका है कि चेकअप कितनी मर्तबा करवाया जाए। पूरे एक जो 10 माह का पीरियड है, फिर टेस्ट करवाना, जिस तरह से कि ब्लड का कम हो जाना, उसके अलावा जो है कोई और जितने भी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं, इन बच्चियों को हमारे पता ही नहीं होता है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो बच्चे जो पैदा होते हैं वो वीक होते हैं या कमजोर होते हैं या बिल्कुल, डेथ उनकी रेशो। ग़िज़ा ही कंप्लीट नहीं है। उनकी माएँ अगर मेल नरिश्ड है तो वो कैसे एक बिल्कुल कहते हैं ना ताकतवर बच्चे को जो है वो पैदा करेंगी। और ये 9 महीने का पीरियड होता है जिसके अंदर खवातीन जो है वो कंसीव करती हैं और फिर उस बच्चे को जो है वो इस काबिल बनाती हैं कि वो उसको पैदा कर सके। आई नो कॉम्प्लिकेशंस हेल्थ के सेक्टर में बहुत ज्यादा है। आपके यहाँ पे सैलाब से तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मुतासिर हुई होंगी मंसूर। जी मैम। अच्छा, फिर दूसरी बात आते हैं तालीम के ऊपर मैम। जब शहूर तालीम फैलती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने स्टेप लिया है अभी, जिन्होंने जो है मुख्तलिफ हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें से एक्टेड है, आईआरसी है, यूनिसेफ उनके साथ मिलके जो है इनके ऊपर काम कर रहा है। यूनिसेफ खुद एजुकेशन के ऊपर, बर्थ रजिस्ट्रेशन के ऊपर काम कर रहा है। मैंने उनके साथ खुद इस पे एक किरदार अदा किया है।
अब वो खुद टीएलसी, टीएलएस जितने भी हैं टेम्पररी स्कूल्स गर्ल्स बॉयज के साथ कर रहे हैं, फॉर्मल एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन एक प्रॉपर हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर जो है वे स्टार्ट किया जाए, जिसकी कम से कम प्रोग्राम हो, जैसे कि उसका कम से कम ड्यूरेशन 10 साल हो, कि एक जनरेशन निकल के 10वीं तालीम तक पहुंचे। यानी नर्सरी से लेकर क्लास ईसीई क्लास से लेकर, यानी जो बच्चे खेलते हैं वहां से लेकर कम से कम 10वीं तक हमारी एक बच्ची अगर पढ़ के निकल जाएगी मैम, आप एक खुद वालदा हैं, औरत हैं, ये तो बात दुरुस्त है। मैं खुद एक वालदा का बेटा हूँ कि जब तरबियत शुरू होती है तो वालदा से शुरू होती है। पढ़ी लिखी माँ का होना सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाली चीज है मैम। तो हम ये चाहते हैं कि जो सेहत की बात हो गई, फिर तालीम में ये है कि एक ऐसा प्रोग्राम हो, ना कि प्रोजेक्ट हो कि 2 साल 1.5 साल 3 साल, नहीं, प्रोग्राम हो कि कम से कम एक जनरेशन हमें पढ़ा के वो निकाल के दे दे। फिर दूसरी चीज है मैम, जो एजुकेशन में छोटे छोटे जो स्किल्ड सॉफ्ट स्किल के जो कोर्सेज हैं, जो है ना वो दूसरे स्किल जितनी भी हैं, जैसे कंप्यूटर है, जैसे छोटी छोटी लैब टेस्टिंग है, फिर हाइजीन सेशन में जिस तरह से हम आ जाते हैं कि भाई किस तरह से है टॉयलेट यूज करने के बाद हाथ धोया जाए, सारी इन चीजों की जो ट्रेनिंग्स हैं वो शॉर्ट टर्म में नहीं, एक दिन आधा दिन। अब मैम एक ऐसी स्टोरी अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हम्म। हम टीओटी करवा रहे थे अभी किसी इदारे के साथ। तो जब टीओटी हो गई, मैं मॉनिटरिंग पे गया, तो मैंने उस बच्ची से पूछा, खुद फीमेल से मैंने कहा, बेटा बताओ कि आपने रिप्लिकेशन के ऊपर कैसे वो किया। कहता है कि उसने कहा सारी चीजें बताई कि बच्चों को किस तरह से हम स्कूलों में बता रहे हैं, लेकिन उसने एक मुझसे एक चीज वो वाजे करते हुए कहा कि सर, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा माहौल क्रिएट करता हूँ, आपका भी शागिर्द रहा हूँ, ट्रेनिंग जब हम लोगों ने की तो खुल के बात करते हैं, आपसे भी सीखा है। तो उस बच्ची ने खुल के ये बात की कि सर, एक दिन की ट्रेनिंग के बजाय कम से कम 3 से 4 दिन की ये ट्रेनिंग करवाई जाए, ताकि बार बार हमसे वो चीजें दोहराई जाएं, हमसे करवाई जाएं उधर ही ट्रेनिंग हॉल में, तो हम सीखें। तो मैं गवर्नमेंट इदारों से जितने भी सुनने वाले हैं, अगर वो किसी तरह की कोई राय देते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट ये है कि कोई भी इस तरह की ट्रेनिंग्स करते हैं तो थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचें, ना कि शॉर्ट टर्म के भाई जल्दी जल्दी हो जाए। खैर, फिर भी हम शुक्रगुजार हैं। फिर मैम आते हैं कि हमारे पास जो खेल की बात है, हमारे पास बच्चियों के पास खेलने की, चाहे वो मेल है या फीमेल है, हमारे पास कोई प्ले ग्राउंड नहीं है, कोई क्लब्स नहीं है, कोई प्रॉपर वो नहीं है कि किस तरह से कोई बच्चा निकल के सामने आ जाए। बहुत गनीमत है कि एक दो बच्चे हमारे क्रिकेट में अंडर 19 में आए हैं, बड़ी बच्चों ने जिद्दोजहद की है। जिस तरह से मैं मैंने तो दूसरी, मैं खुद सुमरो खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, हम खानदानी बिजनेसमैन है सारे, मैं वाहिद एक बंदा हूँ जो निकला। पता नहीं आप जैसे कोई मुझे टीचर मिल गया तो बस मैं निकला लोगों की खिदमत में, ये कभी सोचा भी नहीं। तो जिद्दोजहद जो जैसे सोशल सेक्टर में, तो प्ले जो बच्चे खेलते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो फुटबॉल हो, उसमें हम बलूचिस्तानी बहुत जिद्दोजहद कर रहे हैं कि हम निकलें। तो इदारों से, गवर्नमेंट से हम यही अपील करेंगे, सुनने वाले जितने भी हैं, कि हमें एक लॉन्ग टर्म क्लब्स दिए जाएं, बनाए जाएं, ताकि हमें अपॉर्चुनिटी हो। जी बिल्कुल। मैम। बिल्कुल। थैंक यू मंसूर, बहुत शुक्रिया। और आपकी जो कन्वर्सेशन, इसको अगर हम इसको समेटने की कोशिश करें, तो आपने पार्टनरशिप की बात की, आपने अपने बलूचिस्तान के अंदर जो हमारे इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज हैं, चाहे वो यूनिसेफ है या जो बाकी नाम है, जो कि हाइजीन और उसके ऊपर काम करते हैं, एजुकेशन पे काम करे, हेल्थ पे काम करते हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो लॉन्ग टर्म प्लान के साथ आए, जी क्योंकि 3 साल 5 साल के प्रोजेक्ट्स बहुत शॉर्ट टर्म होते हैं और इससे इम्पैक्ट आप नहीं नाप सकते। सिमिलरली एजुकेशन का जो आपने एक बहुत अच्छा प्लान दिया कि प्राइमरी नहीं बल्कि मैट्रिक तक प्राइमरी की तालीम और फिर सेकेंडरी की तालीम जो है वो लड़कियों के लिए कंपलसरी की जाए, ताकि उनकी जिंदगियों में हमें चेंजेस नजर आए। और आखिर में आपने खेल की बात की, और खेल बुनियादी हकूक में शामिल है। हमें अपनी बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छा इस
इस खेल जैसे सेगमेंट में जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि उनमें ये फ्रस्ट्रेशन, ताकि उनके अंदर जो ये एक कमी वाला जो एक चीज है वो इस खेल से हम इसको दूर कर सकें। एंड आई एम श्योर मंसूर, आप जैसे लोग फील्ड के अंदर होंगे, आपकी सजेशंस हमारे इस प्रोग्राम की विसासत से डेफिनेटली जो सुनने वाले हैं उन तक तो पहुंचेंगी, और गवर्नमेंट के इदारे जो कि ये इनिशिएटिव्स लेने के लिए मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं पर आयद होती है, क्योंकि डोनर एजेंसीज 3 साल या 5 साल का प्रोजेक्ट ही कर सकती हैं। लॉन्ग टर्म प्रोसेस हुकूमत की जिम्मेदारी है, और उनको चाहिए कि वो अपने लोगों तक पहुंचे और उनकी मुश्किलात हल करें। थैंक यू सो मच मंसूर, बहुत मजा आया आपसे बात करके। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और इसी तरह आप मेहनत से अपने इलाके में बेहतरी लेकर आते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूरे बलूचिस्तान की लोगों की तरफ से कि आप लोगों ने हमारे व्यूज सुने, हमारी बातें सुनी। हम स्टेप बाय स्टेप निकल रहे हैं। ये आप जैसे बैठे हुए लोगों की, आप जैसी शफकत होगी तो बातें आगे निकलेंगी। थैंक यू अदी, आपकी पूरी डेफिनेटली, और मैं फिर आखिर में यही बात करना चाह रही हूँ कि आप लोग डेफिनेटली लोगों की नजर में जरूर आएंगे, क्योंकि आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, और ये जरूर रंग लाएगी। थैंक यू सो मच मंसूर अगेन फॉर टॉकिंग टू अस। खुदा हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम।